हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही मन लगा के अपनी मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों देखिए, आज आपको नया चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण, जिसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि अवकल समीकरण का मतलब इसमें अवकलज हैं, डेरिवेटिव हैं, डेरिवेटिव से युक्त समीकरण होता है, बस उसी को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। पूरी परिभाषा गणित के अनुसार ऐसे कह सकते हैं, एक कोई चर x है और एक उसका परतंत्र चर मान सकते हैं y है, तो चर x और परतंत्र चर y तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज अर्थात dy/dx, तो इनसे युक्त समीकरण जो होता है बस उसी को अवकल समीकरण कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक x हो, एक y हो और ये y का अवकलज x के सापेक्ष अर्थात dy/dx हो, तो इनको सबको लेकर के जो समीकरण बनता है बस उसी को अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें अवकल समीकरण के उदाहरण के लिए, देखो हमने बताया कि ये भी चाहिए और dy/dx चाहिए। चर x हो और ये हमारा स्वतंत्र चर है, इसके सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज ये रहा, तो चर स्वतंत्र चर x हो गया, परतंत्र चर y हो गया और परतंत्र चर का अवकलज स्वतंत्र चर के सापेक्ष ये हो गया। यानी सबसे मिला के एक समीकरण बनाना है, उसी को कहते हैं अवकल समीकरण। देखो यहां पर अवकल समीकरण के उदाहरण देके हम आपको बता दें। ये देखिए अवकल समीकरण के कुछ उदाहरण देखो, कह सकते हैं कि भैया ये हो गया dy/dx और बराबर यहां लिख दें x × sin x। देखो ये भी हमारा एक अवकल समीकरण का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर चर x है। देखो क्या है, चर x है, sin x भी एक फलन है x में, तो ये x चर में और y का अवकलज dy/dx है। तो हमने बताया कि y का अवकलज है वो और साथ साथ में स्वतंत्र चर x हो, तो फिर ये समीकरण आपका क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण कहलाएगा। देखो दूसरा उदाहरण देखो, अगर इसको ऐसे लिख दें d3y/dx3, ठीक है, मतलब इसका d3y/dx3 का मतलब क्या है, अवकलन आपने पढ़ा है ना, अवकलज आपने पढ़ा होगा, ये तृतीय अवकलज इसको कहते हैं। y का 3 बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तृतीय अवकलज कहते हैं। तो y का अवकलज है ये, इसके बाद में माइनस में 2d2y/dx2 चलो लिख लो, तो मान लेते हैं कि ये आपका y में अवकलज है, ये 2 बार अवकलन किया गया है, इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव कहते हैं, द्वितीय अवकलज कहते हैं, ठीक है। प्लस में यहां लिख दें 5 × dy/dx, ये y का प्रथम अवकलज है, ठीक है। और यहां पर y भी लिख सकते हैं, बराबर में यहां लिख दें sin x, कुछ ऐसा लिख दें। तो बच्चों ये भी देखो एक अवकल समीकरण है। ध्यान से देखो, ये अवकल समीकरण क्यों है, क्योंकि यहां पर y के अवकलज हैं और y स्वयं भी है और x भी है ना, x के सापेक्ष y के अवकलज हैं, y भी है और sin x भी है, तो कह सकते हैं ये भी समीकरण हमारा अवकल समीकरण होता है। इस प्रकार के समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के अवकलज होते हैं, बस ऐसे ही समीकरण को हम क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। देखो और उदाहरण देखो, ये हम लिख देते हैं d4y/dx4 माइनस में y बराबर 10x। देखो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है। यहां पर ये y का 4 बार अवकलन करके d4y/dx4, ये y और यहां पर बराबर में कुछ भी लिख दो, log x लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये सब क्या है, ये सब हमारे अवकल समीकरण के उदाहरण हैं। चलो और यहां पर लिख देते हैं, देखो y बराबर ऐसे लिख दें x × dy/dx प्लस √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दें बच्चों। ये भी हमारा एक अवकल समीकरण है, इसको भी हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। अच्छा और टाइप का कुछ लिख दें, ऐसे लिख दें कि 1 + dy/dx, इसका होल आप स्क्वायर लिख दें और इसकी होल पावर 3/2 लिख दें। और ये बिल्कुल जाना पहचाना हम आपको अवकल समीकरण लिख रहे हैं। ये काफी बार ऐसा पूछा भी गया है, इसको d2/dx2, ठीक है। तो ये भी हमारा एक अवकल समीकरण ही है। तो बच्चों ये जो हमने लिखे हैं ना, सब के सब अवकल समीकरण है।
अवकल समीकरणों में खास बात हमने बताया, पहचान तो बता दी भाई, इसमें क्या क्या होना चाहिए, चर x होना चाहिए, चर x के सापेक्ष स्वतंत्र y का अवकलज होना चाहिए। यहां पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, देखो चर x भी है, y के अवकलज भी हैं, कहीं कहीं में y भी होगा, y के अवकलज भी होंगे, स्वतंत्र चर x भी होगा, है ना। तो इनसे युक्त ये समीकरण है, इसलिए इन सभी समीकरणों को हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, सीधी सीधी बात है। अच्छा भाई, इसके बाद देखो कुछ बातें और भी हैं। एक और बात समझो कि अगर अवकल समीकरण है तो कभी कभी ऐसा होगा, आपको अवकल समीकरण देगा और ये आपसे कहेगा कि आप ये बताओ कि अवकल समीकरण की घात क्या है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है। बिल्कुल एक नंबर मुफ्त का है बच्चों, जरूर आएगा, 100 में 100% की बात है। देखो हमें ये दो बातें सीखनी है कि इसकी घात क्या होती है, इसकी कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और अवकल समीकरण की घात क्या होती है। दो बातें हमें बिल्कुल निश्चित रूप से इस तरीके से सवाल कोई देगा, उदाहरण कोई मतलब कोई अवकल समीकरण दे देगा और आपसे पूछेगा कि भैया इसकी कोटि बताओ, इसकी घात बताओ। तो ध्यान से, कोटि का मतलब यह होता है कि जो आपके अवकलज लिखे हैं वो अवकलज, उच्चतम अवकलज क्या है, उच्चतम अवकलज होता है वो उसकी कोटि कहलाता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि इसमें उच्चतम अवकलज मतलब कितनी बार अवकलन किया गया है, एक बार, तो इसकी कोटि 1 हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, इसकी कोटि कितनी लिखेंगे, इसकी कोटि हम 1 लिखेंगे। देखो ध्यान से, इसकी कोटि कितनी लिखेंगे, इसकी हम कोटि 1 लिखेंगे। देखो यहां लिख देते हैं कोटि बराबर 1, इसकी कोटि 1 है। ठीक है, इसकी कोटि बताओ बच्चों, इसकी कोटि हम क्या लिखेंगे, इसकी कोटि हम 3 लिखेंगे। यहां पर देखो 3 बार अवकलन, अधिकतम अवकलज की अधिकतम अवकलज जो होता है बस वही आपकी कोटि कहलाता है। अधिकतम अवकलज 3 है, 3 बार डेरिवेटिव इसमें किया गया है, ये 2 बार डेरिवेटिव है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव है, तो बस थर्ड डेरिवेटिव उच्चतम अवकलज कहलाएगा, इसीलिए इसकी कोटि 3 है। इसकी कोटि बच्चों यहां पर लिखेंगे, इसकी कोटि हमारी 4 है। इसकी कोटि कितनी लिखनी है, 4। अच्छा भाई, इसकी कोटि 4 है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर इसकी कोटि को क्या कहोगे, इसकी कोटि हम कहेंगे 1 है। इसकी कोटि क्या कहेंगे, 1। क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो dy/dx लिखा है कि नहीं, यहां भी dy/dx का होल वर्ग का मतलब इस पर ये सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, यहां द्वितीय अवकलज नहीं किया गया है, प्रथम अवकलज का स्क्वायर है। देखो ये वर्ग लिखा ना, तो प्रथम अवकलज का स्क्वायर है, इसलिए ये प्रथम अवकलज होने के नाते इसकी कोटि हम 1 कहेंगे। और ध्यान से देखो, इसकी कोटि हम 2 कहेंगे। इसकी कोटि क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों कोटि निकालना आपको आ गया होगा, बिल्कुल एकदम आसान सा काम, कि जो उच्चतम अवकलज होता है वो उसकी कोटि कहलाता है। बात खत्म। उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है। ये देखो उच्चतम अवकलज, ध्यान से देखो, ये 2 बार अवकलन इसमें किया गया है। यहां पर ये प्रथम अवकलज है, ये द्वितीय अवकलज है। जो उच्चतम अवकलज होता है वही उसकी कोटि होती है। बात खत्म है। तो आपने ये तो सीख लिया भैया कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब क्या है, उच्चतम अवकलज। देखो यहां पर क्या लिखोगे, उच्चतम अवकलज। ठीक है, उच्चतम अवकलज अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है, कोटि होती है। बात इतनी तो समझ में आ गई होगी, कोटि किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों घात, घात किसको कहेंगे, घात कितनी होगी। तो यहां पर जो उच्चतम अवकलज होता है उस उच्चतम अवकलज की घात होती है, उसी को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। अच्छा यहां पर बताओ इसकी घात कितनी है, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि इसकी घात जो है, घात आपसे पूछे जाए तो आपको कहना है घात 1 है। देखो यहां पर जो उच्चतम अवकलज है वो आपका dy/dx है, उस dy/dx की घात देखो, तो dy/dx की कुछ भी घात दिखाई नहीं दे रही, एक घात मानी जाएगी। यहां पर d3/dx, 3 की घात देखो ध्यान से बच्चों, इसकी भी घात 1 लिखनी है। घात कितनी लिखनी है, घात बराबर इसकी भी 1 लिखनी है। कोटि 3 है, घात 1 है। अच्छा इसकी घात बताओ बच्चों, इसकी भी घात आपको 1 लिखनी है। ध्यान से देखो इसकी घात कितनी लिखनी है, 1। क्यों, क्योंकि आप देखो d4/dx 4 पर कुछ भी घात नहीं है, 1 मानी जाएगी।
तो घात इसकी भी 1 है। अच्छा इसमें देखो बच्चों, इसमें घात कितनी कहोगे, यहां पर ऐसी स्थिति में जब ऐसे अंडर रूट का निशान कर्डी चिन्ह लगा होता है तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा ये कर्डी चिन्ह खत्म हो जाए। तो थोड़ा इसको हल करके इसकी घात हम बता सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम चौथे नंबर को देखो 4 नंबर वाले को हल करना चाह रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को इधर ले आए और इधर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात सही है। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें तो यहां पर वर्ग करने पर क्या होगा, देखो वर्ग करने पर इधर हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और इधर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बात ठीक है कि नहीं। तो अब बच्चों यहां पर होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, और यहां भी आप देख पा रहे हो डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है। इसका मतलब जो इसकी उच्चतम अवकलज है उसकी घात कितनी है, 2। उच्चतम अवकलज की घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो यहां पर आपको लिखना है इसकी घात कितनी लिखनी है, इसकी घात बराबर आपको लिखनी है 2 लिखनी है। ठीक है, अच्छा इसकी घात बोलो बच्चों, इसकी घात कितनी लिखोगे, इसको भी थोड़ा हल करोगे तब हम यहां पर जान पाएंगे। देखो 5वें नंबर को भी हल करें, यहां पर इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2, होल पावर 3/2 और ये बराबर में लिखा है इधर a इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स का d2 बाई ओवर डी एक्स 2। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें। अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो देखो यहां पर जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर स्क्वायर करने पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी होल क्यूब यहां पर इस तरीके से लिखते हैं बराबर में इधर देखो a का स्क्वायर हो जाएगा और d2 बाई ओवर डी एक्स 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर उच्चतम अवकलज कितना है, उच्चतम अवकलज है d2 बाई ओवर डी एक्स 2। इस उच्चतम अवकलज की घात कितनी है, तो आपको लिखनी है इसकी घात 2 है। तो यहां पर इसकी घात आपको क्या लिखनी है, इसकी घात बराबर आपको लिखनी है घात बराबर 2 लिखनी है। ठीक है बच्चों, इसकी घात कितनी लिखनी है, 2। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि घात क्या होती है, कोटि क्या होती है। कोटि का मतलब उच्चतम अवकलज कोटि होती है और घात का मतलब उच्चतम अवकलज की घात। उच्चतम अवकलज की घात जो होती है वह है उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण है ना, अवकल समीकरण की घात कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है, अवकल समीकरण की घात क्या होती है, जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी किसी प्रकार का अगर आपको प्रश्न मिलता है, अवकल समीकरण आपको देगा, उस अवकल समीकरण की आपसे घात और कोटि और घात आपसे पूछेगा। खास बात और समझो, कभी भी ध्यान दें, जब भी कभी घात की बात करी जाए, देखो ध्यान से, घात की बात करी जाए तो बच्चों घात के लिए आपको याद रखना है कि उच्चतम अवकलज पर जो घात होती है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए। क्या है, भिन्नात्मक घात, कर्डी का चिन्ह नहीं होना चाहिए, वर्गमूल घनमूल ऐसे नहीं होना चाहिए, या फिर 2/3 पावर 4/3 पावर। उच्चतम अवकलज पर भिन्न वाली घात नहीं होनी चाहिए, इसको भी याद रखना है। जैसे हम आपसे ये कहें कि यहां पर देखो ये 3/2 है, तो हमने क्या किया था, इस पर हमने दोनों पक्षों में स्क्वायर करके ये बटे में 2 खत्म कर लिया था, है ना। फिर यहां पर इसका स्क्वायर हो गया था, तो d2 बाई ओवर डी एक्स 2 का जब स्क्वायर हो गया है तो इसका मतलब द्वितीय अवकलज का स्क्वायर है, इसका मतलब द्वितीय अवकलज का ही स्क्वायर जो है ना, वही स्क्वायर का मतलब घात 2। ठीक है, तो वही उसकी घात कहलाती है। तो याद रखिएगा, कभी भी घात आपको निकालने को प्रश्न में आ जाए कि भैया घात ज्ञात करिए,
घात ज्ञात करिए। तो घात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी कर्डी चिन्ह लगा हो तो उस कर्डी चिन्ह को आपको खत्म करना है, ठीक है, तभी उसकी घात हम परिभाषित कह सकते हैं, अन्यथा हम कहेंगे घात इसकी परिभाषित नहीं है। इसको याद रखना है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर कभी भी ये हमारा जो समीकरण दिए गए हैं तो ये अवकलजों में एक बहुपद फलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलजों में बहुपद होना चाहिए। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि जैसे ये d3/dx3 है, d2 ये अवकलज है और ये अवकलजों में क्या है, बहुपद है। तो अवकलजों में अगर बहुपद है तो उसकी घात परिभाषित होती है, अगर अवकलजों में बहुपद नहीं है तो उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। इसको याद रखना है, ठीक है। कभी भी याद रखो कि अगर ऐसा लिखा है कि जैसे हम ये कह दें कि भैया d/dx बराबर या फिर d2/dx2 बराबर, या प्लस का निशान लगाओ और यहां पर लिख दें d/dx, या फिर इसको यहां पर इस तरीके से लिख दें sin d/dx और आपसे कहें बराबर 0, तो ये बताओ बच्चों यहां पर इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो कोटि है वो 2 है, क्योंकि उच्चतम अवकलज कोटि कहलाता है। तो सेकंड डेरिवेटिव है इसमें, तो इसका मतलब उच्चतम अवकलज द्वितीय 2 बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब इसकी कोटि 2 है, लेकिन इसकी घात अपरिभाषित कहोगे, क्योंकि बहुपदों में ये जो आपका जो d/dx का मतलब क्या है, d/dx का मतलब कि जो आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव में ये बहुपद नहीं है। यहां पर देखो d2/dx2 साइन ना लिखा होता, d/dx बराबर 0 कुछ ऐसा होता, तो ये हम कह सकते थे कि आपका ये डेरिवेटिव में बहुपद दिखाई दे रहा होता। बहुपद दिखाई देना होना चाहिए, जो आपके अवकलज हैं अवकलजों में ये बहुपद होना चाहिए। यहां पर sin d/dx लिखा है, इसका मतलब यहां पर ये d/dx या d2/dx2 जो हमारे अवकल गुणांक लिखे, ऐसे समझ सकते हैं, अवकल गुणांक लिखे हैं उनमें ये बहुपद नहीं है, इसीलिए ये इसको हम कहेंगे इसकी घात परिभाषित नहीं है। इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी कोटि हम 2 कहेंगे, क्योंकि उच्चतम अवकलज 2 है, इसकी कोटि 2 है, घात इसकी परिभाषित नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस तरीके से प्रश्न जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 9.1, उसमें सारी के सारी बिल्कुल आसान से ऐसे ही प्रश्न दिए गए हैं, उनको पहले याद कर लेते हैं। चलो इतना नोट कर लो। आइए उदाहरण नंबर देखो 1 देखते हैं। ये हमारी 9.1 एक्सरसाइज है हमारा 9.1, और इसमें पहला उदाहरण देखो। पहला उदाहरण है अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि और घात, यदि घात परिभाषित है तो उसको ज्ञात करिए। देखो ध्यान से बच्चों, बड़े आराम से समझो, बिल्कुल एकदम मुफ्त का नंबर है, जरूर आएगा 100 में 100%। ये हमारा अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है, घात क्या है, ये आपको बताना है। कोटि और घात, कोटि का मतलब क्या बताया था, कोटि का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी अवकल समीकरण दिया जाए, उस अवकल समीकरण में जो अवकलज है वो उच्चतम अवकलज का कोटि देखना है। उच्चतम अवकलज देखो, उच्चतम अवकलज का मतलब ये कितनी बार अवकलन इसका हुआ है, केवल 1 बार हुआ है, तो बस इसको ही देखना है और इसको, इसकी कोटि को 1 लिखना है। उच्चतम अवकलज जो होता है वही उसकी कोटि कहलाता है, इसकी कोटि 1 है। अच्छा घात बताओ बच्चों, घात कितनी कहोगे, बड़े आराम से कहेंगे घात भी इसकी 1 है। देखो dy/dx पर कितनी पावर है, 1 है, इसलिए उसकी घात अवकलज की, उच्चतम अवकलज की जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज dy/dx, उसकी घात कितनी है 1, तो इसकी घात को आपको क्या लिखना है 1, ठीक है। यहां पर देखो, यहां देखो ये लिखा है d2/dx2, यहां पर लिखा है dy/dx, फिर लिखा है dy/dx बराबर 0, तो कह सकते हैं बच्चों ये बहुपदों में आपका एक समीकरण है। अवकल जो अवकलज है वो अवकलज से युक्त आपका एक बहुपद है, तो इसलिए इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे कि भैया इसमें उच्चतम अवकलज जो दिखाई दे रहा है वो उच्चतम अवकलज है 2, इसीलिए इसकी कोटि 2 लिखेंगे। कोटि बराबर क्या लिखेंगे 2,
घात क्या लिखेंगे, घात हम इसकी लिखेंगे 1। देखो ये वाली घात मत लिख देना भैया, इसी की घात देखो तो इस पर कितनी घात मानी जाएगी, 1 घात मानी जाएगी। उच्चतम अवकलज की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। उच्चतम अवकलज ये है, इसकी घात कितनी है 1, तो इस अवकल समीकरण की घात आपको 1 कहनी है, ठीक है। और ये आपका घात परिभाषित क्यों हमने बताई, घात परिभाषित इसलिए क्योंकि ये आपके जो अवकलज हैं वो अवकलजों में आपका ये बहुपद समीकरण है, इसलिए इसकी घात परिभाषित है, घात को आपको 1 लिखना है। अच्छा यहां बताओ बच्चों, इसकी कोटि आप क्या लिखोगे, बड़े आराम से कह सकते हैं। देखो यहां पर बाई ट्रिपल डैश लिखा है, डैश 3 बार लिखा है, इसका मतलब 3 बार अवकलन किया गया है। तृतीय अवकलज है इसका मतलब, तो तृतीय अवकलज है इसीलिए इसकी कोटि 3 लिखेंगे। घात कितनी लिखोगे, घात बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, हमने आपको बताया कि घात परिभाषित तब होती है जबकि अवकलज आपके बहुपद होते हैं। अवकलजों में बहुपद होने चाहिए। यहां पर देखो तृतीय अवकलज है, यहां पर देखो ध्यान से अवकलज बाई डैश लिखा है, ये ई की पावर में है, ई की पावर में नहीं, बल्कि अगर ऐसा होता ई इंटू में बाई डैश इंटू में होता, मतलब बाई ट्रिपल डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बाई डैश बराबर 0, अगर इस तरीके से होता तो बच्चों यहां पर इसको बिल्कुल लिखते कि ये आपका एक बहुपद अवकलजों में बहुपद है। ये आपका अवकलजों में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां तो ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स है। समझो बाई डैश का मतलब क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स है, ना कि डी वाई ओवर डी एक्स का कुछ गुणांक है। यहां पर देखो d3 बाई ओवर डी एक्स 3 का गुणांक 1 है कि नहीं। यहां पर ये आपका जो चर बाई है उसका भी गुणांक कह सकते हैं, बाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, लेकिन यहां पर देखो ये तो ई की पावर में डी वाई ओवर डी एक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अवकलजों में बहुपद नहीं है। ये अवकलजों में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये बहुपद ही नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका जो समीकरण दिखाई दे रहा है अवकल समीकरण, इसकी घात परिभाषित नहीं है। क्या लिखना है, घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित होने के लिए क्या बताया हमने, घात परिभाषित नहीं है। घात परिभाषित होने के लिए हमने बताया कि ये आपके जो अवकलज हैं वो अवकलजों में बहुपद होने चाहिए, ये अवकलजों में बहुपद ही नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। बात ठीक है। ये हमारा पहला उदाहरण, पहला या कह सकते हैं आखिरी, बस एक ही इस एक्सरसाइज 9.1 में एक ये 3 आपके प्रश्न हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसकी कोटि क्या है और इसकी घात क्या है। बात समझ में आई बच्चों। अब 9.1 एक्सरसाइज के इसी टाइप के सारे प्रश्न हैं। चलो 9.1 एक्सरसाइज के देखो प्रश्नों को करते हैं। अब देखिए बच्चों 9.1 एक्सरसाइज के कुछ 5 प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हैं, ध्यान से देखो। इसमें आपसे वही पुरानी बात पूछी गई, भैया कोटि और इसकी जो घात है वो आपको बतानी है। कोटि क्या है, घात क्या है, तो ध्यान से देखो, बड़ी मौखिक तरीके से आपको यहां पर सॉल्व वॉल्व नहीं कुछ करना है, आराम से पहले प्रश्न को देखो और देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखो पहले यहां पर इसकी कोटि बतानी है। कोटि का मतलब उच्चतम अवकलज कोटि होता है, तो उच्चतम अवकलज का क्रम क्या है, 4 है, तो इसकी कोटि 4 लिखो। कोटि कितनी लिखनी है, 4 बार अवकलन किया गया है, बाई का अवकलन 4 बार किया गया, इसीलिए इसकी कोटि 4 है। अच्छा घात बताओ बच्चों, घात आपको लिखना है, घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, परिभाषित क्यों नहीं है, आप बताओ भाई क्यों नहीं है परिभाषित। तो आपको आंसर में कहना है परिभाषित इसलिए नहीं है क्योंकि ये अवकलजों में बहुपद ही नहीं है। अवकलजों में ये लेफ्ट हैंड पे लिखा है ना, ये अवकलजों में बहुपद ही नहीं है। अगर ये साइन ना होता तो ये तृतीय अवकलज है, तो साइन और इसके बाद में डी साइन बाई ट्रिपल डैश लिखा है। ट्रिपल डैश का मतलब तृतीय अवकलज लिखा है, लेकिन साइन के साथ में लिखा है, तो कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है। अवकलजों में बहुपद नहीं है मतलब घात परिभाषित नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां बताओ, यहां पर आप कह सकते हो इसकी कोटि कितनी है, तो बड़े आराम से कहो कोटि 1 है, क्योंकि 1 बार डैश लगा है, इसका मतलब यहां 1 बार अवकलन किया गया है। कोटि 1 है। घात बोलो कितनी लिखनी है, घात भी 1 ही लिखनी है, क्योंकि यहां पर इसकी होल पावर 1 ही कही जाएगी, ठीक है। यहां पर बताओ इसमें कोटि कितना लिखना है, कोटि आप यहां पर लिखो 2। देखो ध्यान से, ये द्वितीय अवकलज है, तो इस द्वितीय अवकलज की घात बताओ कितनी लिखनी है, घात आपको 1 लिखनी है, घात 1 है, ठीक है।
यहां पर और देखो चौथे प्रश्न में देखो, तो चौथे प्रश्न में यहां पर आपको लिखना है इसकी कोटि 2 है, क्योंकि द्वितीय अवकलज आपको दिखाई दे रहा है ना, द्वितीय अवकलज है, इसलिए इसकी कोटि को 2 लिखना है। घात क्या लिखना है, बिल्कुल आराम से लिखो, घात परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अवकलजों में ये बहुपद नहीं है। लेफ्ट पे जो लिखा है, लेफ्ट हैंड में लिखा है, वो आपका अवकलजों में बहुपद नहीं है। कॉस के आगे dy/dx लिखा है, इसका मतलब ये अवकलजों में बहुपद नहीं है। तो घात क्या लिखना है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। और यहां पर बताओ, यहां पर इसकी कोटि 2 लिखना है। कितनी लिखनी है कोटि, क्योंकि द्वितीय अवकलज है, 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए कोटि इसकी 2 लिखनी है। और इसकी घात बराबर 1 लिखनी है। मतलब यहां पर इसी की घात देखो तो यहां पर 1, ऐसे कह सकते हैं इसकी 1 घात है, तो घात 1 कहेंगे और कोटि भी 2 कहेंगे। कोटि कितनी कहेंगे, 2 बार अवकलन किया गया है, इसलिए कोटि 2 है, घात 1 है, ठीक है। तो ये बड़े आराम से सारे प्रश्न होते हैं बच्चों, बहुत ही आसान से सारे प्रश्न हैं। देखो इसमें से और कुछ आगे हम ले लेते हैं, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 10 प्रश्न पूछे गए हैं। सभी के सभी एक ही बात पूछी गई है कि भैया इसमें जो कोटि है वो बताओ, इसमें घात है वो बताओ, ठीक है। तो चलिए देखो 5वें के बाद आगे 6वें प्रश्न को देखो ध्यान से। तो ये लिखा हुआ है 6वें प्रश्न में, देखिए इस तरीके से लिखा है क्वेश्चन नंबर 6वां, और ये लिखा है बाई ट्रिपल डैश, कितनी बार डैश है, 3 बार, और इसका लिखा है होल वर्ग, फिर इसके बाद प्लस बाई डबल डैश, और इसका होल क्यूब लिखा है, इसका लिखा है होल क्यूब, ठीक है। और फिर प्लस बाई डैश का होल पावर लिखा है 4, फिर लिखा है प्लस बाई की पावर 5 और बराबर में 0। बताओ इसमें कोटि कितनी है, घात कितनी है। बच्चों यहां पर और कुछ नहीं देखना है, अवकलज को देखो कि मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। तो यहां पर देखो 3 बार अवकलन किया गया है, तृतीय अवकलज है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, इसलिए इसकी कोटि हम 3 लिखेंगे, सीधा काम है। अब इसी की घात को देखना है, देखो घात इसकी कितनी लिखेंगे, घात इसकी 2 लिखेंगे, है ना। जो उच्चतम अवकलज होता है उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ी घात तो 5 है, तो 5 घात नहीं कहना है, इसकी ही घात को कहना है ना। जो कोटि है, कोटि पर देखो कितनी घात लगी है, कोटि हमारा 3 है, तृतीय अवकलज है, तो तृतीय अवकलज पर आपको देखनी है कितनी घात है, 2, तो बस घात आपको 2 लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वां प्रश्न हमारा लिखा हुआ है 6वें के बाद, देखो 7वां प्रश्न है, ये लिखा है बाई ट्रिपल डैश, क्या लिखा है, बाई ट्रिपल डैश, प्लस में 2 बाई डबल डैश, प्लस में बाई डैश और बराबर में लिखा है 0। तो यहां भी आप बड़े आराम से कह सकते हो कोटि बराबर कितनी, 3 लिखनी है, और कोटि बराबर 3 और घात बराबर क्या लिखनी है, घात बराबर देखो 1 लिखनी है। यहां पर आप देख सकते हो बड़े आराम से कि भैया यहां पर जो 3 डैश लिखा है ना, उस पर घात तो 1 ही है, बस उसी की घात को आपको लिखना होता है। तो घात इसकी 1 है और कोटि इसकी 3 है, ठीक है। अच्छा भाई 7वें के बाद 8वें की बारी आती है। देखो 8वां क्या है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, ये लिखा हुआ है 8वां प्रश्न इस तरीके से कि बाई डैश प्लस बाई बराबर e की पावर x, ठीक है। अब बताओ इसमें तो एक ही बार अवकलन किया गया है, इसीलिए इसकी हम कोटि बराबर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इसी की घात देखनी है, इसी की घात देखनी है। कुछ बच्चे यहां कंफ्यूजिंग कर सकते हैं कि भैया e की पावर, अभी एक प्रश्न था इसमें e की पावर बाई डैश लिखा था, तो यहां पर बाई डैश तो लिखा नहीं, यहां पर अवकलज तो है नहीं घात में, घात में अवकलज नहीं है, e की पावर x है, ये x में फलन है, इसलिए कह सकते हैं कि इसकी घात परिभाषित है, और इसकी घात हम क्या लिखेंगे, जो उच्चतम अवकलज है उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो बाई डैश की 1 पावर है, इसलिए इसकी घात को हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो आगे आओ, तो प्रश्न संख्या 9वां क्या है, 9वें प्रश्न में लिखा हुआ है बाई डबल डैश प्लस बाई डैश का स्क्वायर, प्लस में लिखा है 2 बाई बराबर लिखें 0,
और यहां पर देखो इसकी कोटि बराबर क्या लिखोगे, 2, कोटि 2 मतलब द्वितीय अवकलज है, 2 बार अवकलन किया गया है, कोटि 2 है और इसी कोटि की ही घात देखनी है, घात बराबर 1 लिखनी है। घात देखो इस पर कितनी पावर मान सकते हो, 1, घात इसकी 1 है, कोटि 2 है, घात 1 है। बहुत ठीक है। अब इसके बाद देखो 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वें प्रश्न में इस तरीके से लिखा है बाई डबल डैश प्लस में लिखो 2 बाई डैश और इसके बाद में साइन बाई और ये बराबर में लिखा है 0 और इसकी भी ध्यान से देखो तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इसकी जो कोटि है वो 2 है, कोटि बराबर कितनी लिखोगे, 2। अच्छा इसकी कोटि 2 है, घात कितनी लिखोगे, घात बराबर 1 लिखोगे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कहना है। यहां पर देखो dy ओवर dx तो नहीं है, यहां तो बाई है, ये बाई में फलन है ना। साइन dy ओवर dx होता तो हम कह सकते थे कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। तो यहां साइन बाई का मतलब बाई में एक फलन है और इसीलिए इसकी घात परिभाषित कह सकते हैं। मतलब ये आपका बहुपद अवकलजों में बहुपद है, ऐसे कह सकते हैं। अवकलजों में बहुपद हो तो समझो घात परिभाषित है और घात कितनी होती है, उच्चतम अवकलज की घात होती है। उच्चतम अवकलज आपका 2 है, इसका मतलब कोटि 2 है और उसी की घात 1 कही जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए 10 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। बस इसी टाइप के और 2-1 प्रश्न दिए गए हैं। देखो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। 11वां प्रश्न हमारा है, इसमें हमसे कहा गया है कि अवकल समीकरण है हमारा d2 बाई ओवर dx2, d2 बाई ओवर में dx2 और इसकी होल क्यूब लिखा है, बिल्कुल ठीक है। प्लस में dy ओवर dx और इसका होल स्क्वायर लिखा है। प्लस में साइन, प्लस में लिखा है साइन इंटू में dy ओवर dx लिखा है, ठीक है भैया। और इसके बाद प्लस में 1 लिखा है, बराबर में लिखा है 0 और आपसे पूछा गया है इसकी घात बताओ। तो बिल्कुल आंख बंद करके कहना है घात इसकी परिभाषित नहीं है। कोटि हम बिल्कुल कह सकते हैं कोटि इसकी 2 है क्योंकि द्वितीय अवकलज है, तो कोटि तो 2 है लेकिन घात परिभाषित नहीं है क्योंकि ये अवकलजों में बहुपद ही नहीं है। देखो साइन dy ओवर dx लिखा है तो क्या लिखना है, घात परिभाषित नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है जहां पर भी ऐसा लिखा हो घात परिभाषित नहीं है वही आपका ऑप्शन सही लिख देना है, ठीक है। घात परिभाषित नहीं है, क्लियर, डी ऑप्शन सही है बच्चों, है ना। चलिए आगे इसके बाद एक लास्ट में प्रश्न हमारा दिया गया है 12वां। इसमें लिखा है अवकल समीकरण 2x²। देखो ये हमारा प्रश्न संख्या यहां लिख देते हैं 12वां और ऐसे लिखा है 2x², इसके बाद d2 बाई ओवर dx2, फिर माइनस में 3 इंटू में dy ओवर dx इंटू में dy ओवर dx प्लस बाई और बराबर में 0 और आपसे कहा गया इसकी कोटि बताइए। तो भैया कोट तो हम बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कोटि इसका 2 है क्योंकि उच्चतम अवकलज 2 है, उच्चतम अवकलज का क्रम 2 है, मतलब 2 बार अवकलन किया गया है, इसीलिए हम इसकी कोटि को 2 कहेंगे। कोटि 2 है। घात भी अगर पूछी जाती तो घात इसकी 1 लिखते, है ना। d2 बाई ओवर dx2 की घात 1 है तो घात इसकी 1 होती और यहां पर घात पूछी नहीं है, केवल कोटि पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा ए, है ना। इसमें कोटि 2 पूछी गई है कि कोटि क्या है तो आपको आंसर 2 लिखना है, ठीक है। चलिए बच्चों ये हमारा काम हो गया खत्म। 1 नंबर यहां से आपको पक्का मिलेगा, पक्का, बिल्कुल 100 में 100%, कोई भी नहीं रोकने वाला है कि भैया कोटि क्या है, घात क्या है, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग पहुंच जाते हैं अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल अब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इतना नोट करो। तो अब अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल की बात करेंगे। देखो हल का मतलब आपको पता है, चलिए इसको अब रफ कर लेते हैं और यहां पर अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 पर। एक्सरसाइज 9.2 में हमें कुछ अवकल समीकरण दिए जाएंगे और अवकल समीकरण देखो ध्यान से, ये हमारी हो गई 9.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 9.2 एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या है, अवकल समीकरण दिए जाएंगे और उस अवकल समीकरण का हल
क्या होता है अवकल समीकरण। जैसे हम अवकल समीकरण की फिलहाल बात ना करें, अगर हम आपसे कहें कि भैया रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। रैखिक समीकरण जैसे मान लो चर x और y में रैखिक समीकरण हमें दिया जाए तो उसका हल का मतलब है x और y के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर जाएं, तो वो x और y के मान ही वास्तव में उस समीकरण का हल कहलाते हैं। जैसे कभी त्रिकोणमिति फलन की बात करें, त्रिकोणमिति समीकरण की बात करें, तो अगर कोई त्रिकोणमिति समीकरण होता है, उस त्रिकोणमिति समीकरण में जो थीटा का मान होता है, कह सकते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके से हमारा कोई अवकल समीकरण है, त्रिकोणमिति समीकरण है, उसमें थीटा का जो मान होता है वो थीटा का मान समीकरण को यदि संतुष्ट करता है तो वह समीकरण का हल कहलाता है ना। यहां पर अवकल समीकरण की बात करी जा रही है। जैसे हम मान लें कि भैया ये हमारा लिखा है dy/dx और यहां पर प्लस में 2y प्लस में c बराबर 0, मान लिया थोड़ी देर के लिए ये हमारा एक अवकल समीकरण है। बिल्कुल है। अगर ये अवकल समीकरण है और इसका हमें हल चाहिए तो यहां पर हमें y का एक मान मिलेगा। जो y का मान मिलेगा वो y का मान अगर इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो वही y का मान इस अवकल समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अवकल समीकरण का हल क्या है, इसको अगर अवकल समीकरण को हल करें और अवकल समीकरण का एक ऐसा हल आपको मिले, अर्थात y का ऐसा मान मिले जो इस समीकरण को संतुष्ट कर जाए, तो बस वही मान y का अवकल समीकरण का हल कहलाता है। बच्चों बता दें कि अवकल समीकरण के हल दो टाइप के आपको मिलेंगे। दो टाइप के हल क्या होते हैं, दो टाइप, मतलब एक तो आपसे कहेगा कि भैया अवकल समीकरण का व्यापक हल बताओ, दूसरी बात कहेगा अवकल समीकरण का विशिष्ट हल बताओ। तो व्यापक हल और विशिष्ट हल में थोड़ा फर्क है, तो वो समझते हैं क्या फर्क है। अगर बात करता है कि व्यापक हल बताओ तो बच्चों y का एक ऐसा मान मिलेगा जिसमें स्वेच्छ अचर भी होंगे, मतलब कोई भी अचर हो सकता है, जैसे 2, 3, 4, 1/2 माइनस का कुछ भी प्लस में, है ना। इस तरीके से y के मान के साथ में कुछ अचर भी होते हैं, तो वह y का मान अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। और यदि स्वेच्छ अचरों को कुछ मान दे दिए जाएं तब जो y का मान मिलता है वो उसका विशिष्ट हल कहलाता है। मतलब जब विशिष्ट हल होता है तो अचर गायब हो जाते हैं, अचर नहीं होते हैं, उसमें कोई भी अचर नहीं होगा। और यदि आपसे व्यापक हल की बात करेगा तो फिर y का ऐसा मान होगा जिसमें कुछ ना कुछ अचर भी होंगे, है ना। अचर अगर हैं तो वो व्यापक हल कहलाएगा, और अचरों को कुछ मान दे दिए जाएं और फिर उसका y का मान जो होता है वो आपका विशिष्ट हल कहलाता है। ये बात है, दोनों में फर्क है। चलो यहां पर पहले इस एक्सरसाइज 9.2 में समझते हैं। इस टाइप के हर प्रश्न को इसी टाइप में मिलेगा। कुछ प्रश्न यहां दिए गए हैं 1 से लेकर के 10 तक, और इन सभी प्रश्नों में आपसे कहा गया है कि भैया हमें दिया गया मान अवकल समीकरण का दिया गया फलन, एक फलन दिया गया है और वो दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, ये सिद्ध करके देखो। पहले यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, देखो 1-2 उदाहरण दिए गए हैं। पहले उन उदाहरणों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे पहुंचेंगे। देखो उदाहरण नंबर ये हमारा है दूसरा, और इसमें लिखा है सत्यापित करिए कि फलन हमारा y बराबर दिया गया है e की पावर माइनस में 3x, e की पावर माइनस का 3x, e की पावर माइनस 3x अवकल समीकरण जो दिया गया है वो हमारा है d2 ओवर dx2 प्लस में dy ओवर dx माइनस में 6y बराबर में 0। ये आपका ये फलन अवकल समीकरण इसका हल है, ये सिद्ध करके दिखाओ, है ना। ये हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध करिए या सत्यापित करिए। बात एक ही है, सत्यापित करिए कि y बराबर e की पावर माइनस 3x अवकल समीकरण इसका का हल है। ये हमें सत्यापित करके दिखाना है। देखो बच्चों कैसे करना है, हमने आपको बताया कि अगर ये वाला हल, ये y का मान इस अवकल समीकरण का हल है, इसका मतलब इस y के मान को यहां पर रखने पर ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, मतलब संतुष्ट होना जाना चाहिए। अगर संतुष्ट हो जाता है तो लिखेंगे कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है,
यदि संतुष्ट नहीं होता है तो इसका मतलब दिया गया ये फलन का मतलब बाई का मान है ना, कभी भी फलन लिखा मिले तो इसका मतलब बाई का मान है। तो ये बाई का मान जो है वो इस अवकल समीकरण का हल तभी हो सकता है जब बाई का मान यहां रखने पर ये पूरा का पूरा संतुष्ट हो जाए, मतलब 0 हो जाए, जो बराबर 0 है ना, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर बराबर हो जाएं। तो बच्चों यहाँ बाई का मान दिया गया है, इसकी मदद से हमें करना क्या है, देखो डी2 बाई ओवर डी एक्स 2 का मान निकालना है, डी बाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है और बाई का मान स्वयं दिया गया है। तीनों मानों को यहां रखें और बराबर यदि 0 हो जाए तो एक्चुअली हम लिख देंगे कि दिया गया मान, दिया गया फलन, ये हमारा अवकल समीकरण का हल है। देखो यहां पर ये हमें दिया गया है कि y बराबर e की पावर -3x। अब यहां पर देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। अब देखो बच्चों फिर से दोबारा अवकलन की बात चालू हो गई है ना। x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा y का अवकलन dy ओवर dx बराबर, और यहाँ e की पावर -3x का अवकलन e की पावर -3x, जबकि -3x का -3 इंटू x का 1, तो इस तरीके से -3 इंटू ई की पावर -3x। ये देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है, पहली बार अवकलन कर लिया है, ये हमें यहां रखना है डी बाई ओवर डी एक्स का मान। इसके बाद पुनः अवकलन कर दें, यहां पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा d2 बाई ओवर डी एक्स 2 बराबर, और यहां देखो -3 अपना ज्यों का त्यों है, ई की पावर -3x का अवकलन e की पावर -3x, जबकि -3x का दोबारा से -3x का 1, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 3 का 9 e की पावर -3x। अब हमें क्या करना है, देखो ये y का मान, ये dy ओवर dx का मान, और ये फिर इसके बाद ये d2 बाई ओवर dx 2 का मान, ये तीनों मानों को उठा के आप यहां LHS में रख दो। यदि संतुष्ट होता है तो कह सकते हैं हम कि ये y का मान अर्थात जो फलन दिया गया है वो इस अवकल समीकरण का हल है। देखो ध्यान से, ये यहां पर लिख लेते हैं LHS में लिखा है d2 बाई ओवर dx2 प्लस डी बाई ओवर dx -6 बाई, और d2 बाई ओवर dx2 का ये वाला मान आप ज्यों का त्यों लिखें तो 9 इंटू ई की पावर -3x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे माइनस में 3 इंटू ई की पावर -3x, और माइनस में 6 इंटू वाई को क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे e की पावर -3x लिखेंगे। ठीक है, तो अब कुल मिला के 9 इंटू ई की पावर -3x, ये माइनस का है 3 इंटू ई की पावर -3x, ये 6 है तो माइनस का 6 और 3 को ऐड करेंगे, माइनस का 9 ई की पावर -3x। तो बच्चों सीधा सीधा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, देखो 0 बच रहा है कि नहीं, 0 मिल रहा है मतलब RHS मिल रहा है। इसका मतलब ये दिया गया फलन जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है। आपको यहां लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, सिंपल सा काम है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, और इसी टाइप में देखो एक और उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखो, सारे प्रश्न भी इसी टाइप से ही हैं, बहुत आसान से सारे प्रश्न हैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के। देखो उदाहरण नंबर 3 लिखा है कि सत्यापित करिए कि दिया गया फलन y बराबर a cos x प्लस b sin x, जिसमें a और b बिलोंग टू r कोई रियल नंबर है, और कहता है अवकल समीकरण d2 बाई ओवर dx2 प्लस y बराबर 0 का हल है। ये जो फलन दिया गया है वो फलन अवकल समीकरण जो दिया गया है उस अवकल समीकरण का हल है, ये सत्यापित करके दिखाना है। बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी यहां पर किया है वही काम यहां पर करना है। देखो उदाहरण नंबर हमारा है 3, और यहां पर दिया गया है फलन, देखो ये दिया गया है y बराबर a cos x प्लस b sin x, ये हमारा एक फलन दिया गया है, और यहां पर सत्यापित करना है कि d2 बाई ओवर dx2
और प्लस बाई बराबर 0 अवकल समीकरण, ये जो अवकल समीकरण इसका ये फलन, ये वाला फलन y बराबर, ये y बराबर a sin x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे, बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा y का मान दिया गया है उसका हमें एक बार अवकलन करना है, 2 बार है ना, d2y ऊपर द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। द्वितीय अवकलज के साथ में y का ये मान जोड़ देना है, और यदि जोड़ने के बाद ये 0 आता है तो वास्तव में कहेंगे दिया गया फलन, ये दिया गया जो y का मान है अर्थात जो फलन दिया गया है वो इस अवकल समीकरण का हल है। तो y बराबर दिया गया है a cos x प्लस b sin x, यहां पर लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन y का करेंगे dy ओवर dx लिखेंगे बराबर a cos x का अवकलन माइनस sin x लिखना है प्लस b sin x का अवकलन cos x लिखना है। ठीक है, एक बार यहां लिखें पुनः अवकलन करने पर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट में लिख सकते हो। यहां पर लिखेंगे d2y ओवर dx2 बराबर माइनस a, देखो ये कांस्टेंट है, माइनस और a sin x का अवकलन cos x लिखना है, फिर प्लस b कांस्टेंट है, cos x का अवकलन माइनस sin x लिखना है। तो इस तरीके से ये माइनस में a cos x और माइनस का ही b sin x, दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकाल लिया है। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव का मान और y के मानों को दोनों को जोड़ के देखो ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो हमें यहां लिखना है LHS लेनी है, LHS कितना है, d2y ओवर dx2 प्लस y, ये हमारी LHS है। इसमें d2y ओवर dx2 का मान ये हमने निकाला है माइनस में a cos x माइनस में b sin x और प्लस अब y का ये मान लिखना है, ये लिखना है a cos x प्लस b sin x लिखना है। बच्चों ध्यान से देखो तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, ये cos वाला ये माइनस का a cos x से कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा कितना 0 जो कि RHS है। तो कह सकते हैं कि दिया गया फलन, ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है, प्रूफ होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलो बहुत सुंदर, ये दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल थे और इसी पैटर्न पर हमने जैसा कि बताया कि 9.2 एक्सरसाइज जो है ना बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। ठीक है, इसको नोट करो। चलो, और ये रहा बच्चों देखो पहला प्रश्न, हालांकि यहाँ पहले दूसरे तीसरे कह सकते हैं 10 प्रश्नों में, सभी प्रश्नों में यही बात पूछी गई है कि भाई अगर ये सत्यापित करके दिखाओ, लिखा है सत्यापित करिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत ये अवकल समीकरण का हल है। जो हमारा ये अवकल समीकरण ये दिया गया है, देखो अवकल समीकरण और ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये सिद्ध करके दिखाओ। इसी टाइप के आपके 10 प्रश्न हैं, बड़े आसान से प्रश्न हैं। देखो यहां पर ये जो फलन दिया गया है, इस फलन को ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इस अवकल समीकरण का हल है। इसका मतलब इस y की मान से, इस y के मान से इसमें प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज निकालो और यहां पर द्वितीय अवकलज माइनस प्रथम अवकलज कर दें और बराबर यदि 0 निकले आए तो कहेंगे ये आपका जो अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण इस फलन, ये फलन इसका हल है ना, ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। देखो यहां पर हमें दिया गया है y बराबर e की पावर x प्लस 1। यहां से अगर हम इसका अवकलन करें तो y डैश मिलेगा, है ना, या dy ओवर dx लिखें या y डैश लिखें, बात एक ही है, कोई समस्या नहीं। y डैश बराबर क्या होगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, जबकि 1 का अवकलन 0 लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। तो यहां से y डैश बराबर मतलब प्रथम अवकलज हमें मिल गया e की पावर x। दोबारा से अवकलन करें तो एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो y डबल डैश लिखेंगे, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, बिल्कुल सही है। अब बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, द्वितीय अवकलज माइनस प्रथम अवकलज करो मतलब LHS हमारा y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश का मतलब e की पावर x माइनस y डैश का मतलब भी e की पावर x है। तो ध्यान से देखो e की पावर x माइनस e की पावर x, ये हमारा RHS आ गया। इसका मतलब दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। यहां लिखो अतः दिया गया फलन
अवकल समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक कोई समस्या वाली बात नहीं। आगे आपके पास देखो दूसरा प्रश्न दिया गया है। इसमें भी हमने बताया कि 1 से लेकर के 10 प्रश्नों में एक ही बात पूछी गई है कि दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, ये सिद्ध करके दिखाओ। देखो दूसरा प्रश्न है और यहां दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस सी, ये हमारा फलन दिया गया है। और अवकल समीकरण ये हमें देखो सिद्ध करके दिखाना है कि y डैश माइनस में 2x माइनस 2 बराबर 0, इस अवकल समीकरण का दिया गया ये फलन इसका हल है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो ये भी हो सकता है कि इसको हल करके ये आप बना सकते हो। अगर इसका यहां पर, या फिर इसको, दोनों तरीके एक ही हैं। अगर आप y डैश का मान यहां से निकालो, मतलब अवकलज निकालें, प्रथम अवकलज निकालें और उस प्रथम अवकलज को यहां पर रख दें, -2x -2 हल करोगे 0 हो जाएगा। यदि 0 हो रहा है तो कह देंगे कि ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। देखो इसको ऐसे कर दें, पहले लिख दिया करो, चाहो तो एक बार ऐसे लिख दिया करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष y का अवकलन y डैश लिखा जाता है बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x लिख दें प्लस 2x का अवकलन 1, और ये हमारा अचर होता है उसका अवकलन 0 लिखते हैं। तो ये y डैश का मान 2x प्लस 2 हुआ, उसको आप यहां लिख दो। तो ये 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 देखो 0 हो जाएगा। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो y डैश माइनस में 2x माइनस का 2 बराबर 0, देखो वही अवकल समीकरण मिल गया। इसको हल किया और हल करके वही अवकल समीकरण मिल गया। इसका मतलब दिया गया ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, आसान से सारे प्रश्न हैं। तीसरे प्रश्न में लिखा है y बराबर cos x प्लस सी लिखा है, ये लिखा है y बराबर cos x प्लस सी लिखा है। यहां पर देखो अवकल समीकरण भी साथ साथ में दिया गया है, इसका संगत अवकल समीकरण है y डैश प्लस साइन x। क्या लिखा है? y डैश प्लस साइन x बराबर 0। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। हमने जैसा कि बताया कि दोनों तरीके हैं, इसका अवकलन करके हम अगर यहां तक पहुंचा दें तो इसका मतलब यह है कि ये इसका y का मान जो है वो इस अवकल समीकरण का हल है, ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये भी आप कह सकते हो। तो यहां से देखो ध्यान से, यहां y का अवकलन यहां लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां से अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का, तो y डैश लिखेंगे बराबर cos x का अवकलन माइनस साइन x लिखेंगे, जबकि c का अवकलन 0 होता है। बिल्कुल ठीक है, इसको इधर ले आए तो y डैश प्लस साइन x और बराबर 0। देखो वही हमें समीकरण मिल गया है जो हमें, है ना, जिस अवकल समीकरण का ये हल है वही हमें समीकरण मिल गया। इसका मतलब ये दिया गया y का मान अवकल समीकरण का हल है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, नीचे लिख दिया करो, अतः दिया गया मान, ये दिया गया y का मान या दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको पहले रब कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, हमें दिया गया है, ये दिया गया है y बराबर अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो y का मान अर्थात दिया गया ये फलन है, ये किस अवकल समीकरण का हल है? लिखा है y डैश बराबर x इंटू वाई डिवाइडेड बाय यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस अवकल समीकरण का ये y का मान हल है ना। तो देखो ध्यान से, उसी टाइप से ये इसको भी करना है। यहां पर इसका हम लिख देते हैं y बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने
पर। तो अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन y डैश लिखेंगे, बिल्कुल सही है। और यहां पर देखो इसका अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है, वो 1/2 पावर पहले आ जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या लिखनी है, 1/2 में से 1 कम करके। इसके बाद यहां पर देखो 0 प्लस 2x लिखना है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से करना है। तो यहां से ध्यान से देखो 2 से 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, y डैश बराबर हो जाएगा x बटे में, और यहां पर ध्यान से देखो ये 1/2 में से 1 घटाओगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 नीचे ले आओगे तो प्लस का 1/2 घात हो जाएगा। और प्लस 1/2 घात का मतलब भी आपको पता है क्या होता है, प्लस 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट होता है। ठीक है, हमें देखो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो एक बात साफ सीधी दिखाई दे रही है कि भैया x इंटू बाई है, ये क्या है, बाई है। तो एक काम करते हैं कि अंश और हर में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नीचे गुणा कर देते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो ये बाई डैश का मान उठा के आप यहां रख लो, बाई का मान यहां रख लो, दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हमें बाई का मान और बाई डैश के मानों को यहां रखना है। बाई डैश का मान यहां, बाई डैश का मान यहां लिखो, बाई का मान यहां लिखो, तो दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। और या फिर इसमें हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंश हर में गुणा कर दें तो बाई डैश बराबर हो जाएगा, यहां देखो x अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि नीचे आपको देखो इस पर अंडर रूट है, यहां भी अंडर रूट है, तो गुणा करते समय अंडर रूट विलुप्त हो जाएगा, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम बाई लिख सकते हैं, तो इसको बाई लिख दें तो ये हो जाएगा बाई डैश बराबर x इंटू बाई और नीचे बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया गया अवकल समीकरण दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दिया गया बाई का मान इस अवकल समीकरण का हल है, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको नीचे लिख लेना है। ठीक है, ये आपको इतना काम करना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है y बराबर ax, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और लिखा है y बराबर a इंटू एक्स, और ये अवकल समीकरण दिया गया है x इंटू बाई का x बाई डैश, है ना, x इंटू बाई डैश बराबर बाई, जबकि लिखा है यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 0, x का मान 0 नहीं है। देखो ये हमें प्रूव करना है कि ये y का मान इस अवकल समीकरण का हल है। तो दोनों एक ही बातें हैं। देखो अगर हम यहां से y का मान यहां लिखें और y डैश का मान यहां लिखें, दोनों पक्ष बराबर बराबर हो जाएंगे, एकदम सही, है ना। तो इसका मतलब ये y का मान इस अवकल समीकरण का हल है, ये सिद्ध हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसका अवकलन करके हमें यहां तक पहुंच जाना है। यदि यहां तक पहुंच जाए तो लिख देंगे कि इस अवकल समीकरण का ये हल है। देखो ध्यान से काम वही, देखो पहले करना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष इसका क्या करना है, अवकलन करने पर। ठीक है भाई, x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन लिखेंगे y डैश बराबर a इंटू एक्स का अवकलन 1 होगा, कोई समस्या नहीं। तो यहां से देखो a का मान हमें मिल रहा है, a बराबर कितना, y डैश। ठीक है, अच्छा एक काम करो कि a का मान y डैश आप यहां रख दो। देखो यहां पर आप रख के देखो कि y अपना ज्यों का त्यों बराबर भी ज्यों का त्यों, और यहां आपको a के जगह पर y डैश लिखना है और इनटू में x अपना ज्यों का त्यों। तो बच्चों यही तो देखो हमें दिया गया है x इंटू बाई डैश, x इंटू बाई डैश और बराबर में x, यही हमें देखो सिद्ध करना था। मतलब कह सकते हैं कि इस अवकल समीकरण का ये फलन हल है, ये बात कंफर्म हो गई। अतः यहां लिखो दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अवकल समीकरण का हल है, अवकल समीकरण का हल है। ठीक है भाई, ये हमें लिखना है। क्लियर है बच्चों। चलो 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, थोड़ा इंक डाल लें, नोट करें जल्दी से। चलिए आगे आए जा क्वेश्चन नंबर 6 में पर आओ भाई, है ना, इसको रब कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास है जो 6वां प्रश्न है, इसमें लिखा है हमारा ये दिया गया फलन है y बराबर
y बराबर x इंटू साइन एक्स, y बराबर x इंटू साइन एक्स, और ये हमारा दिया गया है x इंटू बाई डैश, अवकल समीकरण क्या दिया गया है, x इंटू बाई डैश बराबर में y प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये भी दिया गया है कि x का मान 0 नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और साथ साथ में और ये भी दिया गया है कि x बड़ा है y से, अथवा x लेस देन माइनस बाई। ठीक है, एक ही बात है, यहां पर समझते हैं ध्यान से। यहां हमें ये फलन जो दिया गया है इस अवकल समीकरण का हल है, ये सिद्ध करना है। तो यहां से हमें जो फलन दिया गया है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहां लिखें y बराबर x साइन एक्स, y बराबर x साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन आपको पता है y डैश होता है बराबर फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। देखो यहाँ गुणनफल का आपको फॉर्मूला लगाना है, दो फलन है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स लिखना है, प्लस अब सेकंड फलन ज्यों का त्यों लिखना है, तब फर्स्ट वाले का अवकलन लिखना है। ठीक है, तो ये बाई डैश हो गया, बिल्कुल सही। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, हमें यहां कहीं साइन या कॉस नहीं दिखाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हमारा विलुप्त हो गया है। तो यहां से हमें क्या करना है, इसकी मदद से, क्योंकि एक ही बार देखो अवकलन है, बाई डैश है केवल, तो इसमें अब दोबारा अवकलन नहीं करना है, हम एक ही बार अवकलन में ये चाहेंगे कि हमारा यहां पर कॉस और जो साइन दिखाई दे रहा है वो विलुप्त हो जाए। देखो हो जाएगा कैसे, बाई डैश बराबर, यहां से अगर हम साइन एक्स का मान निकालें तो बच्चों बड़े आराम से हम कह सकते हैं बाई बटे में एक्स आ जाएगा, है ना। तो साइन का मान यहां रख देंगे, कॉस को भी हम साइन के पदों में तोड़ सकते हैं, कॉस एक्स बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, प्लस साइन एक्स, ये हमारा ज्यों का त्यों है। अब यहां पर साइन एक्स का मान यहां से निकाल के आप रखो। ठीक है, कहां से, देखो यहां रखो, चूंकि y बराबर है x इंटू साइन एक्स, और यहां से हम साइन एक्स बराबर निकालें तो कह सकते हैं y बटे में x। ठीक है, अब यहां रखो तो ये हो जाएगा y डैश बराबर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्लस साइन एक्स बराबर भी y बटे एक्स लिखना है। इसके बाद देखो y डैश बराबर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और नीचे आप चाहो तो वर्गमूल लेके x लिख सकते हो, वैसे एक्स स्क्वायर है लेकिन वर्गमूल इस पर ना लगाया जाए, वर्गमूल ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होगा, प्लस यहाँ y बटे एक्स लिखें। अब यहाँ से x आ रहा है एलसीएम जो कि इधर पहुंच जाएगा, तो x इंटू बाई डैश बराबर ये हो जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई। देखो यही हमें सिद्ध करना था, है ना, x इंटू बाई डैश बराबर बाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट, है ना, बाई पहले चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू बाई डैश बराबर बाई पहले लिख लें, प्लस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और यही देखो हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब दिया गया ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये आपको लिख देना है। ठीक है कि नहीं, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्वेश्चन 6वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास लिखा है x इंटू बाई लॉग बाई बराबर c। ये हमारा दिया गया फलन है, क्या लिखा है, x इंटू बाई बराबर में लिखा है लॉग बाई और प्लस c, और ये अवकल समीकरण यहां पर दिया गया है बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स इंटू बाई, जबकि कहा गया है कि x इंटू बाई का मान 1 नहीं हो सकता है, x इंटू बाई डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर x इंटू बाई का मान 1 लिख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 का किसी में भाग इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, इसलिए x इंटू बाई का मान 1 नहीं हो सकता। अब देखो ये हमारा जो फलन दिया गया है, ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, x इंटू बाई बराबर लॉग बाई प्लस सी, एक्स के सापेक्ष यहां अवकलन कर दें।
अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ देखो दो फलन का गुणनफल का फॉर्मूला लिखना है। x अपना ज्यों का त्यों y का अवकलन लिखेंगे y डैश, प्लस अब y ज्यों का त्यों तो x का अवकलन लिखेंगे 1 बराबर log y का अवकलन 1 बटे y और y का अवकलन y डैश लिखो और ये c का अवकलन 0 होता है। बात ठीक है। अब यहां से देखो जो y बटे में है ना, इसका पूरे में गुणा करके यहां ऐसा लिखा जा सकता है x इंटू y डैश प्लस में y और y का गुणा y स्क्वायर बराबर में यहां y डैश। ठीक है। अब हमें y डैश देखो ये चाहिए, y डैश बराबर, तो क्या करते हैं पक्षांतर करके y डैश वाले पदों को एक साथ लिख लें, y डैश माइनस एक्स इंटू y डैश और बराबर में यहां लिख दें y का स्क्वायर। अब दोनों जगह से यहां देखो y डैश कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई यहां बचेगा बराबर लिख दें y स्क्वायर। अब यहां से y डैश बराबर y स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो यही प्रूव करना था। इसका मतलब दिया गया ये फलन, ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? इस तरीके से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तैयार है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो 8वां प्रश्न में लिखा है y माइनस कॉस y बराबर x। इसको पहले रब कर लें। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8वां और इस 8वें प्रश्न में लिखा है कि y माइनस कॉस y बराबर में x। ये हमारा एक फलन दिया गया है और यहाँ पर अवकल समीकरण दिया गया है y इंटू साइन y प्लस कॉस y और प्लस में x और इंटू में y डैश है, बिल्कुल ठीक है, बराबर में y। ये हमारा अवकल समीकरण है और इस अवकल समीकरण का ये हल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हल करते मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएट करके और हमें इतना ये सिद्ध करके दिखा देना है ना। तो लिख देंगे कि इस अवकल समीकरण का ये हल है। चलो देखो y माइनस कॉस y बराबर में x। ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो एक बार जब y का अवकलन करते हैं तो y डैश लिखते हैं, माइनस कॉस y का माइनस साइन y लिखना है और y का अवकलन y डैश लिखेंगे बराबर में x का x के सापेक्ष अवकलन 1 लिखेंगे। बात खत्म। अब यहां से माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा तो लिखना है y डैश, क्या लिखना है y डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर लिखें साइन y इंटू में y डैश और बराबर में 1। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहां से हमें क्या करना है, पूरे के पूरे इस पूरे समीकरण में देखो ये हमें बराबर में y चाहिए कि नहीं, तो पूरे समीकरण में y का गुणा कर देते हैं। हमें वही मिलाना है खींचतान के किसी तरीके से, है ना। क्या करना है, y से दोनों पक्षों में y का गुणा करने पर यहां लिख देते हैं दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर कर देते हैं गुणा। भाई दोनों पक्षों में y का गुणा करो तो इधर हो जाएगा y डैश प्लस साइन y इंटू y डैश और गुणा कर देते हैं y से बराबर इधर से भी y से गुणा कर दें। ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों जगह से y डैश कॉमन है, हम कॉमन लेके बाहर करें और इस y का अंदर गुणा करें। चलो एक बार में एक काम करेंगे, y डैश कॉमन तो 1 बचेगा, यहाँ से y डैश कॉमन तो साइन y बचेगा और y डैश ये कॉमन वाला हो गया। ये y हमारा ज्यों का त्यों है, बराबर में लिख दें y। अब इस y का अंदर गुणा करें, ध्यान से देखो y का गुणा यहां कर दें तो ये हो जाएगा 1 में गुणा y का तो ये y हो जाएगा, प्लस यहां प्लस लिखो y के साथ में साइन y का गुणा y इंटू साइन y लिख दें और ये हमारा y डैश ज्यों का त्यों है बराबर में y भी ज्यों का त्यों है। ठीक है। अब देखो भाई हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो हम y को देखो विलुप्त करना है ना। तो यहां से देखो y का मान निकालो और यहां रख दो। ध्यान से देखो तो यहां से y का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां लिख देते हैं, चूंकि हमें दिया गया है y माइनस कॉस y बराबर में x दिया गया है और यहां से y का मान निकालोगे तो x प्लस कॉस y मिलेगा और ये y का मान आपको यहां लिखना है। y की जगह क्या लिख दें, x प्लस कॉस y लिखें,
एक्स प्लस कोस बाई लिख दें, प्लस में बाई इंटू साइन बाई अपना ज्यों का त्यों है, इंटू में बाई डैश और बराबर में बाई। देखो यही हमें सिद्ध करना था। ध्यान से देखो, इधर का उधर पद लिखा है, पहले आप यहां पर देखो एक्स लास्ट में लिखा है, पहले बाई साइन बाई लिख दो। ये लिखा है बाई इंटू साइन बाई, फिर प्लस कोस बाई लिखो, फिर प्लस ये एक्स लिख दें, इंटू बाई डैश बराबर में बाई। देखो ये सिद्ध हो गया है ना, ये हमारा इस तरीके से सिद्ध हो गया है। तो आपको क्या लिखना है, अतः दिया गया ये बाई का मान अर्थात दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, 8वां प्रश्न हो गया बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9वां देखो। 9वें प्रश्न में दिया गया है, चलो पहले इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां। लिखा है x प्लस बाई इंटू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स बाई है x नहीं है ना, ये हमारा बाई प्लस एक्स प्लस बाई इंटू टेन इनवर्स बाई, ये दिया गया फलन इस अवकल समीकरण का हल है। कौन सा अवकल समीकरण है, बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 और बराबर 0 है ना, इस अवकल समीकरण का ये हल है। देखो कैसे करना है काम, सब में एक ही तरीके से करना है कि इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। x प्लस बाई बराबर टेन इनवर्स बाई, x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या लिख दें यहां पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, बाई का अवकलन बाई डैश लिखेंगे बराबर टेन वर्स बाई का अवकलन 1/1 प्लस बाई स्क्वायर लिखेंगे, जबकि बाई डैश का बाई का अवकलन बाई डैश लिखना है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद 1 प्लस बाई स्क्वायर जो भाग में दिख रहा है उसको यहां गुणा में कर दें तो 1 प्लस बाई डैश, ध्यान से देखना है, 1 प्लस बाई डैश इंटू में लिखें 1 प्लस बाई का स्क्वायर और बराबर में इधर बाई डैश। अब देखो अलग अलग गुणा करो, एक में पहले गुणा करें 1 प्लस बाई स्क्वायर का ज्यों का त्यों रखना है, प्लस बाई डैश में गुणा 1 प्लस बाई स्क्वायर का करना है, यहां पर बराबर में लिखा है बाई डैश। अब देखो यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है, बाई डैश को एक साथ करना है। ठीक है, इधर इसको ले जाएं, कोई बात नहीं, चलो इसको ले जाते हैं। 1 प्लस बाई स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में बाई डैश माइनस में हो जाएगा बाई डैश इंटू 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह से बाई डैश कॉमन ले सकते हो। 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर बाई डैश कॉमन लें तो 1 माइनस बाई स्क्वायर। बच्चों इस पर थोड़ा ध्यान दें, बाई डैश कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 फिर माइनस और ये बाई डैश कॉमन चला जाएगा तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ये भी माइनस हो जाएगा है ना, प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक माइनस और प्लस का ये कैंसिल। तो अब हमारे पास यहां से देखो क्या क्या मिल रहा है, ये लिखा है हमारा 1 प्लस बाई स्क्वायर बराबर बाई डैश और ये माइनस में लिखो बाई डैश इंटू बाई का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वाले पद को इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, बाई स्क्वायर इंटू बाई डैश ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में बाई स्क्वायर पहले से है, प्लस में 1 है बराबर 0, और यही देखो ध्यान से यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, मतलब ये दिया गया, ये बाई का जो दिया गया मान है, ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन है, ये इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, चलो लास्ट में हमारा 10वां प्रश्न है। देखो इसमें लिखा है बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि एक्स का मान माइनस ए से प्लस 1 के बीच में है, और ये लिखा है एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स बराबर 0 हमें प्रूव करना है, जबकि बाई का मान 0 नहीं है। देखो ध्यान से देखो, तो यहां पर हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है 10वां, और लिख रहा है बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि x बिलोंग टू माइनस ए टू ए ऐसा दिया गया है, और यहाँ ऐसा भी कहा गया है कि ये जो हमारा फलन है वो
एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई ओवर डी एक्स ये अवकल समीकरण का हल है और बराबर में 0 इस अवकल समीकरण का ये फलन बाई का मान हल है, ये हमें सिद्ध करके दिखाओ। जबकि साथ साथ में ये भी कह दिया गया है कि बाई का मान 0 नहीं है, बाई डज नॉट इक्वल टू 0। देखो भाई आसान सा काम है, काम वहीं से स्टार्ट करना है कि बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है भाई, तो अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए बाई का तो हमें लिखना है देखो डी वाई ओवर डी एक्स या बाई डैश। अब क्योंकि प्रश्न में बाई डैश ना लिख के डी वाई ओवर डी एक्स लिखा है तो हम यहाँ बाई का अवकलन डी वाई ओवर डी एक्स लिख रहे हैं बराबर। यहाँ पर देखो ये अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है जो कि पहले लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा और इसके बाद में इसका अवकलन फिर से करना है, ए स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, ये रहा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में देखो 1/2 तो ये पहले से है, माइनस में 2x है, बटे में ये वाला 2 लिख लें और इसके बाद में माइनस की 1/2 घात है, इसको नीचे ले आएँ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्लस की 1/2 घात हो जाएगी और प्लस 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करो, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में एक्स बटे में अंडर रूट लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाई लिखा जा सकता है तो इसको हम बाई लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ से देखो ये है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में एक्स और नीचे बटे में क्या लिख दें बाई। इस बाई का गुणा यहाँ कर दें तो इस तरीके से ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बाई के साथ में गुणा डी वाई ओवर डी एक्स का बराबर में इधर लिखेंगे माइनस में एक्स। अब ये माइनस का एक्स इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स प्लस बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और बराबर में 0। यही देखो ये हमें सिद्ध करना था, है ना। तो कह सकते हैं कि ये बाई का मान जो है इस अवकल समीकरण का हल है, ये आपको प्रूव करके लिख देना है। लास्ट में ये लाइन जरूर लिख दिया करो, ठीक है। चलो भाई, आसान से सारे प्रश्न थे बच्चों, है ना, बड़े आराम से। यहाँ पर 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा है 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। अगर कोटि 4 का, 4 कोटि का मतलब यहाँ पर देखो बताओ इसमें कोटि कितनी है, 1 प्रथम अवकलज है, द्वितीय अवकलज में 2 कोटि होती है, तृतीय अवकलज होता है तो वहां पर 3 कोटि होती है, चौथी बार अवकलन होता है तो उसकी कोटि 4 कही जाती है। और 4 कोटि के अवकलजों में, 4 कोटि वाले अवकल समीकरण में अचरों की संख्या भी 4 होती है। 3 कोटि का अवकल समीकरण हो, अचरों की संख्या 3 मिलेगी। 2 कोटि का अवकल समीकरण होता है तो अचरों की संख्या 2 होती है। और 1 कोटि का अवकल समीकरण होता है तो अचरों की संख्या केवल 1 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अधिकतम अचरों की संख्या कोटि के बराबर होती है, ऐसे समझ सकते हो। जितनी उसकी कोटि है उतने ही अधिकतम अचर हो सकते हैं, कम तो हो सकते, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। 3 कोटि के अगर अवकल समीकरण 3 कोटि का है तो अचर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, इससे 3 से ज्यादा अचर नहीं होंगे। इसी प्रकार अगर 4 कोटि का अवकल समीकरण है तो अधिकतम अचरों की संख्या 4 हो सकती है, 4 से कम तो हो सकती है। 3 अचरों की संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अचरों की संख्या तो कम हो सकती है, लेकिन जितने कोटि का अवकल समीकरण उससे ज्यादा अचरों की संख्या नहीं हो सकती है। जबकि विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 0 होती है, याद रखिएगा। विशिष्ट हल में हमने बताया था कि अचरों की संख्या का क्या करते हैं, अचरों की संख्या का मान ज्ञात करके उसमें रख देते हैं। और जब मान ज्ञात करके रख देंगे तो जो बाई का मान आएगा, अर्थात जो अवकल समीकरण का हल आएगा, वो उसका विशिष्ट हल कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर लास्ट वाले में क्या करना है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित अचरों की संख्या को क्या लिखना है, 0 लिखना है। कोई भी विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बच्चों। बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम लोग नई एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे जिसमें आपको अवकल समीकरणों का हल करना सीखना है।
अभी यहां पर एक केवल चेक किया गया था कि दिया गया ये फलन अवकल समीकरण का हल है या नहीं। अब आपको अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। ठीक है, प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो अवकल समीकरण हैं उनको हल करने की विधियां हम लोग आगे वाले क्लास में सीखेंगे, जिसमें पहली विधि होगी जिसको कहेंगे पृथक्करणीय, चर के पृथक्करणीय विधि, है ना। चरों के पृथक्करणीय विधि से हम अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे, इससे अगले वाले क्लास में। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है। बाकी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।